नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल गुरुकुल में। मैं हूं दुर्गेश पांडे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण विषय बाल मनोविज्ञान। हाँ जी दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीटेट और यूपी टेट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाल मनोविज्ञान। दोस्तों, इस विषय में हर परीक्षा में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इसमें अच्छा स्कोर करना काफ़ी आसान हो जाता है। इस सीरीज़ में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में प्लस क्लियर कॉन्सेप्ट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बाल मनोविज्ञान। तो जैसा कि स्क्रीन पर है आपका, देखिए पहला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों पहला पहला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान। हाँ, उसके पहले एक आवश्यक बात है कि आप मेरे आंसर बताने से पहले खुद से एक विकल्प ज़रूर चुनिए और अपने आप को एनालिसिस करिए कि कितने प्रश्नों के आप सही उत्तर दे रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए पहला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जैसा कि विकल्प दिया गया है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के व्यवहार को समझना, बच्चों को खेलना सिखाना, बच्चों को अनुशासित करना। तो देखिए बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यवहार को समझना होता है। हाँ जी दोस्तों, बच्चे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं उसको समझना सबसे मुख्य उद्देश्य बाल मनोविज्ञान का होता है, जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि बच्चा कमज़ोर है या खेल में आगे है या किस चीज़ में आगे है। उसको समझ के हम बच्चे के आगे भविष्य के से संबंधित प्रश्नों का पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए इसके निष्कर्ष पे हम चलते हैं। तो इसका निष्कर्ष देखिए कुछ इस प्रकार है, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यवहार, सोच, भावनाओं और विकास की प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक तरीके से समझना है। यह शिक्षक को यह जानने में मदद करता है कि बच्चा कैसे सीखता है, किन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करता है और किस प्रकार की शिक्षण विधियों में उसके लिए उपयुक्त होंगी। इससे शिक्षण अधिक प्रभावी और बाल केंद्रित बनता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करता है कि छात्र किस क्षेत्र में उसकी रुचि है, क्या पढ़ना चाहता है, किस में उसका इंटरेस्ट है। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पांव की ओर होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पांव की ओर होता है। तो इसका सही उत्तर है, चलिए पहले आप 10 सेकंड के लिए सोच लीजिए कि इसका सही उत्तर कौन सा है। मैं विकल्प बताता हूँ, निरंतरता से निरंतरता सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, सिर पैर सिद्धांत, निकट दूर सिद्धांत। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर है सी, सिर पैर सिद्धांत। सिर पैर सिद्धांत विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पांव की ओर होता है। तो इसका सही आंसर है सिर पैर सिद्धांत। तो तो जैसे कि आप देखिए सिर पैर सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा ऊपर सिर से पैर की ओर होती है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले सिर को नियंत्रित करना सीखता है और फिर बैठना, खड़ा होना और अंत में चलना सीखता है। तो यह सिद्धांत विकास की क्रमबद्धता और प्राकृतिक दिशा को स्पष्ट करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी, सिर पैर सिद्धांत। चलिए तो हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न कहता है
कि सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है। सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है, तो विकल्प है अनुकरण, दंड, रटना, उपेक्षा। तो आप विकल्प विकल्प से ही क्लियर है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इस विषय के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो इसके उत्तर बहुत आसानी से विकल्प से ही दिया जा सकता है। तो भाई, किसी भी व्यक्ति को सिखाने के लिए उसको दंड दे के आसानी से नहीं सिखाया जा सकता है, किसी व्यक्ति की उपेक्षा करके नहीं सिखाया जा सकता है, किसी को रटा के नहीं सिखाया जा सकता है, कोई व्यक्ति उसका अनुकरण करके उसको सिखाया जा सकता है। हाँ जी दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुकरण। तो चलिए हम चलते हैं इसके थोड़ा निष्कर्ष की तरफ। हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अनुकरण बच्चों के सीखने का अत्यंत प्रभावी और स्वाभाविक तरीका है। बच्चे अपने माता पिता, शिक्षकों और साथियों के व्यवहार को देखकर उसे अपनाते हैं, इसलिए वयस्कों का आचरण आदर्श होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि घर में जो दादी बाबा या पिता माता या चाचा चाची हैं, उनका एक आदर्श आचरण होना चाहिए, घर में एक हेल्दियर इन्वायरमेंट होना चाहिए। यही सिखाता है हमारा बाल मनोविज्ञान, क्योंकि बच्चे उसी का अनुसरण करते हैं और उसी को सीखते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, बुद्धि का मापन किससे किससे किया जाता है। तो बुद्धि का मापन किससे किया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये तो लगभग मुझे लग रहा है कि हर किसी को इसका उत्तर पता होगा। चलिए मैं जो सही आंसर उसके तरफ से नहीं चलता हूँ, उसके उल्टा चलता हूँ। MQ ये तो नहीं है, SQ ये भी नहीं है, EQ ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर है IQ। IQ लेवल, IQ लेवल आप बाल मनोविज्ञान में पढ़ चुके हैं और अक्सर आप सुने होंगे कि आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, उनका IQ लेवल सबसे हाईएस्ट रहा आज तक। इसके 3 से 4 होते हैं, उसको मैं किसी विस्तृत वीडियो में बताऊंगा आपको, है ना। तो चलिए चलते हैं आपको लेके इसके निष्कर्ष की तरफ। तो इसका निष्कर्ष क्या कहता है, इसका निष्कर्ष कहता है कि बुद्धि के स्तर को मापने का एक मानक उपकरण है। IQ जो है वह बुद्धि के स्तर को मापने का एक मानक उपकरण है, जो व्यक्ति की समस्या समाधान क्षमता, तार्किक सोच और सीखने की क्षमता को दर्शाता है। हालांकि आधुनिक शिक्षा में IQ ही नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक बुद्धि EQ और XQ को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि IQ जो है ये पुराने मापक थे, अब इसमें EQ और XQ भी शामिल कर दिया गया है। तो मैं EQ और XQ को अभी आपको पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं IQ लेवल और EQ लेवल प्लस SQ लेवल इनको डिटेल में बताऊंगा। हाँ चलिए हम इस तरह अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जिसका नंबर है 5। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, किस अवस्था में बच्चा अनुकरण अधिक करता है। अनुकरण, चलिए आप थोड़ा सा नाम से भी इसको समझने की कोशिश की, अनुकरण क्या होता है। अवस्था मतलब किस उम्र में बच्चा, यानी कि छोटा सा बच्चा जो अपने बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। तो चलिए इसका सही उत्तर होगा बी, बाल्यावस्था। शैशवावस्था में तो क्या वो अनुकरण करेगा, काफ़ी छोटा होता है, किशोरा और प्रौढ़ा में तो बड़ा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी। तो चलिए हम इसके थोड़े निष्कर्ष की तरफ देखते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, बाल्यावस्था में बच्चे अत्यधिक अनुकरणशील होते हैं। वे अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, भाषा और आदतों को तेजी से सीखते हैं। इसलिए इस अवस्था में सकारात्मक वातावरण और आदर्श व्यवहार का विशेष महत्व होता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था में बच्चे अत्यंत अनुकरणशील होते हैं। वे अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, भाषा और आदतों को तेजी से सीखते हैं। इसलिए इस अवस्था में सकारात्मक वातावरण और आदर्श व्यवहार का विशेष महत्व है।
तो जैसे आप देखते होंगे कि आप अपने घर में जो हरकत करेंगे वही हरकत जो छोटा बच्चा है वो करेगा, है ना। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई घर में एक आदर्श व्यवहार अपनाइए, अच्छा इन्वायरमेंट अपनाइए, है ना। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? सीखने सीखने का नियम किसने दिया? तो भाई देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें क्या है कि सीखने का नियम किसने दिया। तो देखिए, हमारे बाल मनोविज्ञान में पावलाव साहब, थॉर्नडाइक जी, स्किनर, कोहलर, तीनों एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं और तीनों ने कोई ना कोई सिद्धांत दिया, है ना। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया। तो सीखने का सिद्धांत जिसने दिया वो बाल मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक जी ने दिया। तो सीखने का सिद्धांत किसने दिया? सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। तो चलिए इसके निष्कर्ष पर चलते हैं दोस्तों। तो इसका निष्कर्ष क्या कहता है? थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम जैसे अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट आदि दिए। इनके अनुसार अभ्यास से सीख मजबूत होती है और सुखद परिणाम सीखने को बढ़ावा देते हैं। यह सिद्धांत आज भी शिक्षण में उपयोगी है। तो जो थॉर्नडाइक जी ने लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिया था वह आज भी शिक्षण विधि में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो जिसमें क्या है, जिसमें है थर्नडाइक। थर्नडाइक जी ने इसका सिद्धांत दिया। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। दोस्तों धीरे धीरे वीडियो बड़ा हो जा रहा है क्योंकि इसको मैं पूरी तरह से डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, निष्कर्ष के साथ समझा रहा हूँ, है ना। तो समझिए, और ये टीईटी के लिए लगभग इस 10 प्रश्न में से आपको 2 से 3 प्रश्न तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, एग्ज़ाम में। या तो थॉर्नडाइक से संबंधित या तो कोहलर से संबंधित, इन लोगों से संबंधित प्रश्न आपको टीईटी में ज़रूर देखने को मिलेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 कहता है कंडीशनिंग का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो दोस्तों कंडीशनिंग का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो कंडीशनिंग का सिद्धांत जुड़ा है पावलाव से। कंडीशनिंग का सिद्धांत जुड़ा है पावलाव से। चलिए हम निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष कहता है कि पावलाव एक शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत था है कि सीखना, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने से होता है। यह सिद्धांत शिक्षा और व्यवहार संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो चलिए इसका सही आंसर हो गया सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर है 8, है ना। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है ना। तो बाल मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण है परिवार, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय व्यक्ति परिवार में देता है, छात्र परिवार में देता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है परिवार। तो चलिए हम चलते हैं इसके निष्कर्ष पे। इसका निष्कर्ष क्या कहता है? इसका निष्कर्ष आप डिटेल में समझिएगा। परिवार बच्चे, इसका आंसर तो सी सही हो जाएगा, परिवार बच्चे के विकास का प्रथम और सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है। परिवार में मिलने वाले संस्कार, भाषा, व्यवहार और भावनात्मक सहयोग बच्चे के व्यक्तित्व की नींव को तैयार करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार। प्रश्न क्या था? बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। 9 क्या कहता है कि अंतर्दृष्टि अधिगम किसने दिया? अंतर्दृष्टि अधिगम किसने दिया? तो अंतर्दृष्टि अधिगम दिया कोहलर साहब ने। तो अंतर्दृष्टि अधिगम दिया कोहलर साहब ने। इसका निष्कर्ष हम देखते हैं। तो इसका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन बी। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि अधिगम को में समस्या का समाधान अचानक समझ में आता है। यह रटने के बजाय समझ और सोच पर आधारित होता है, इसलिए इसे उच्च स्तरीय अधिगम माना जाता है। तो
इसका जैसा कि सही आंसर हो गया कोहलर। ओके, चलिए हम चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि किस सिद्धांत में पुरस्कार और दंड का महत्व है? किस सिद्धांत में पुरस्कार एवं दंड का महत्व है? तो देखिए, इसका मनोविश्लेषणात्मक, मानवतावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत और व्यवहारवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। तो चलिए हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। व्यवहारवाद में पुरस्कार और दंड के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित और विकसित किया जाता है। सकारात्मक प्रोत्साहन बच्चों में सही व्यवहार को बढ़ाता है, जबकि दंड का प्रावधान सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो गया ए। क्या है? चलिए दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम यहीं पर इसको रोक रहे हैं और जल्द ही आपके साथ इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें आपको आगे के 10 प्रश्न और मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।